वेलकम बैक अगेन। तो बच्चों, रिवीजन के क्रम में वॉइस का रिवीजन हमने किया 2-3-4 वीडियो में। जो भी 2-3 वीडियो होंगे, 4 होंगे आपके रिवीजन, उसमें पर्याप्त आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर मैंने नरेशन का रिवीजन शुरू किया है एक नए प्रकार से, न्यू वर्जन में। क्या है सोच मेरी कि जो रूल्स, जो नियम हम चेंज करते समय आपको बताते थे या मैंने बताया होगा पिछले वीडियोस में कि सिंपल सेंटेंसेस का नरेशन कैसे बनता है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो ऐसी स्थिति में जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य होता है, मतलब कोटेशन मार्क के अंदर वाला जो भाग होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग, उसके उस सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिवाय किसके? प्रोनाउन के। प्रोनाउन तो चेंज होंगे आपके, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो जो भी नियम ये आपके हम पढ़ाते समय व्यक्त करते हैं, बताते हैं, इंडिकेट करते हैं आपको, उसको मैंने इस पूरे बोर्ड में लगभग, कुछ अगर बचा होगा तो जब रिवीजन करेंगे तो करते जाएंगे, बताते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। इसी प्रकार से कड़ी से कड़ी मिलते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो ये आप चार्ट यहाँ पर देख रहे होंगे, है ना। ये मैं और थोड़ा दूर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन पूरा दिखेगा नहीं, पास में लेकर के मैं आपको दिखा रहा हूँ। हेडिंग पहले देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। नरेशन, स्पीच, बोथ आर इक्वल इन सेंस, कथन। ये यहाँ पर लिखा हुआ है रिवीजन। रिवीजन क्यों लिखा है? क्योंकि पहले मैं करा चुका हूँ आपको, इसलिए रिवीजन मैंने लिखा है। और अब ये मतलब रिवीजन कहिए या जो भी कहिए, इसके बाद अब ये मिलने वाला नहीं है आपको। फिर इस वर्ष ये 2 बार हो गया, इतना बहुत है, इतना बहुत है, ये आप मान लीजिए। कितना बहुत प्रयास मैंने किया कि हिम्मत करके कि आपके सामने मैं दोबारा किसी एक नए रूप में प्रस्तुत करूं, शायद उसमें आपको अधिक लाभ मिले। मैंने प्रयास किया है। तो मैंने क्या कहा आपको कि जो रूल रेगुलेशंस, जो नियम हम आगे फॉलो करते थे, अनुसरण करते थे, उसको मैंने यहाँ पर पहले आपके सामने चार्ट के रूप में रखने का प्रयास किया हूँ मैं। क्यों? इनको आपको रटना है। रट लीजिए, फिर समझते रहिए। अगर ये सब आपके ब्रेन में भर गए, आपके शब्दकोश में आ गए, ध्यान में आ गए, तो जब आप नरेशन चेंज करेंगे, चाहे वो आपका सिंपल सेंटेंसेस का हो, चाहे मॉडल वर्ब्स का हो, चाहे इंपरेटिव सेंटेंसेस का हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी का हो, और चाहे ऑब्जेक्टिव का हो, और चाहे इंट्रोगेटिव का हो, आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, इसकी फुल गारंटी है। लेकिन ये गारंटी तभी काम मैं दे पाऊंगा और आपकी काम करेगी जब आप इनको नोट डाउन, ब्रेन में रट्टा मारिए और उसका उपयोग करेंगे। जब हम वाक्य लेकर के, सेंटेंसेस लेकर के हम जब चेंज करना प्रारंभ करेंगे, तो ये सारा का सारा मटेरियल आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन नियमों को, जहाँ जहाँ जो भी चेंज होता है, चाहे वो प्रोनाउन के चेंज की बात हो, चाहे एडजेक्टिव के चेंज की बात हो, एडवर्ब की चेंज की बात हो, टाइम के चेंज की बात हो, यस टेंसेज की चेंज की बात हो, या यूँ कहूँ कि इंपरेटिव सेंटेंसेज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज में हम सेड या सेड टू को किस में चेंज करते हैं, किस प्रकार का सेंस निकलता है, वो मैंने निचोड़ के रूप में, चार्ट के रूप में आपको यहाँ पर देने का प्रयास किया है। भले ही छोटा छोटा थोड़ा लिखना पड़ा। चारों चार्ट, 4 चार्ट है इसमें, आपको देखिए। चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2, चार्ट नंबर 3, ये देखिए बीच में है आपका, और लास्ट में है चार्ट नंबर 4। ठीक, तो ये इसको यदि आपने अवॉइड कर दिया तो फिर आप नरेशन को भूल जाइए कि नरेशन कोई चिड़िया होती है ना।
वो आप भूल जाइए, फिर आपको कुछ बनने वाला नहीं है। कुछ भी जो मन में आएगा सो बदल देने से आपको अंक मिलने वाले नहीं है और ना नरेशन आपका बनने वाला है। इसलिए बी केयरफुल अबाउट इट। ये चारों के चारों चार्ट मस्ट हैं, तो इनको आपको क्या आत्मसात करना होगा, या जैसे अपन कहते हैं कि इनको रट लीजिए भाई, क्या है ये 4 चार्ट में आपके। तो चलिए चार्ट नंबर 1 मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चार्ट नंबर 1 है चेंज इन प्रोनाउन, मतलब कि प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होते हैं, सर्वनाम कैसे बदलते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, अब आप कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच कौन चिड़िया का नाम है, तो ये कौन चिड़िया का नाम है, कौन पक्षी का नाम है, ये पहले जब मैं आपको वॉइस नरेशन पढ़ाया हूं तो सब बता चुका हूं। चिड़िया नहीं हो, है ना, ये चिड़िया नहीं है। इसको देखिए कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। एक कथन मैंने डायरेक्ट में लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। ये लीजिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। किसी के कहे हुए कथन को, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, कोटेशन मार्क के अंतर्गत रखा जाता है, उसमें किसी प्रकार से भी आप एक वर्ड भी नहीं ऐड कर सकते। इसीलिए इसको डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है। ये प्रत्यक्ष कथन है, हिंदी में इसको प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। ठीक, मतलब जब वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को हम बिना किसी परिवर्तन के हूबहू उसी तरह से प्रस्तुत करते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन होता है। और जब वक्ता के कथन को तोड़ मरोड़ करके, या यूं मैं कहूं कि अपने शब्दों में हम जब व्यक्त कर देते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, या यूं कहें अप्रत्यक्ष कथन, उसको अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। बात मेरी समझ में आई होगी, समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। सो इजी। ये नरेशन आप क्लास 7 से पढ़ रहे हैं, 7 से, और अभी जिस भी कक्षा में आप होंगे, अर्थ जहां तक पढ़ाने की बात है, अर्थ मेरे पास है 10th से 12th तक सबके पास। तो 7 से लेकर के, क्लास 7 से लेकर के आप नरेशन पढ़ रहे हैं, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा उसको रिवाइज करिए। नहीं वहां पर आपने ध्यान दिया तो अब तो दे दीजिए। तो चलिए यहां पर देखिए, ये जो आपका रेक्टेंगुलर एक डिब्बे में, बॉक्स में, ही सेड टू मी, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच का भाग होता है जो कॉमा से पहले होता है, ये बाद में। अब ये मत कहिएगा कि ये शुरू के वाक्य में, ये रिपोर्टिंग स्पीच बाद में भी रखा जा सकता है। इसलिए ये बिल्कुल मत कहिएगा कि शुरू में जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, जो बाद में होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट जो हमारी है ना अवधारणा, ये गलत है आपकी, ऐसा नहीं है। आप ये जानिए कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग होता है, कोटेशन मार्क के अंदर जो रखा हुआ भाग होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और उसके पहले या बाद में कॉमा से अलग हुआ भाग वो रिपोर्टिंग स्पीच होता है। तो एक चीज मैंने बताई आपको कि वक्ता के कथन को जब हम बिना किसी क्या बदलाव के, बिना किसी चेंज के हूबहू क्या प्रस्तुत करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन। प्रत्यक्ष कथन है, डायरेक्ट स्पीच है। और जब वक्ता के कथन को हम कुछ परिवर्तन करके, जरूरत पड़ेगी तो वाक्य को बदल दिया जाएगा, टेंस को बदल दिया जाएगा, जरूरत जब पड़ेगी ही तो आपके प्रोनाउन को परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ परिवर्तन करके जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब प्रायः जो आपको आता है परीक्षाओं में, तो वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आता है, लेकिन हम ये फाइनल इसको न माने, वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी पूछ सकता है। तो अब बात ये आती है कि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाना जानते हैं तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है।
ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के विषय में आपने जान लिया। क्लियर। अब यहां पर जो पहला चार्ट जिसके विषय में मैं बताने जा रहा हूं वो है प्रोनाउन का चेंज, सर्वनामों को कैसे बदलते हैं। तो वो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इफ यदि फर्स्ट पर्सन चाहे आई हो और चाहे बी हो तो ये किस प्रकार बदलेगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर, कर्ता के आधार पर बदल जाएगा। मतलब आई और बी जो होते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, ये रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जो कॉमा से पृथक हुआ भाग होता है इसके सब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं। अगर सेकेंड पर्सन यू है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा। जैसे ही सेड टू मी, इसमें ही क्या है, सब्जेक्ट है, और मी क्या है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के आधार पर परिवर्तन होता है। इफ फर्स्ट पर्सन आई एंड बी, ये मैंने इंडिकेट किया है आपको ध्यान करने के लिए, समझिए। अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग माने अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, इफ सेकंड पर्सन यू अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, और सबसे नीचे आपका लिखा है इफ थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं, ही, सी, दे इनका बहुवचन है, और एनी नेम, कोई किसी का नाम हो, थर्ड पर्सन हो आपका, ठीक है, तो वो यहां पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, नो चेंज। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में किसी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब एक फार्मूला जो पहले भी दे चुका हूं, SON by 1 2 3, SON by 1 2 3, इसका मतलब आप जान गए होंगे। नीचे देखिए, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन N फॉर नो चेंज। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के आधार पर, तो किसके सब्जेक्ट के आधार पर, रिपोर्टिंग स्पीच के। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के आधार पर, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज रहते हैं आपके। तो ये तो हुआ आपका प्रोनाउन का चेंज। अब इसके बाद प्रोनाउन फैमिली क्या है आपकी, उसको भी मैं आपको शो कर देता हूं। प्रोनाउन सर्वनामों का परिवार क्या है, जैसे पहला देखिए, आई में क्या क्या होता है, आई में माई, माइन, मी, माई सेल्फ। ये लीजिए, आई में क्या क्या होता है, माई, माइन, माई माने मेरा, माइन माने भी मेरा, ठीक, मी माने मुझको, माई सेल्फ खुद को, अपने आप को, वी का और, इसको और नहीं बोलते, और है आपका, ध्यान रखेंगे, और आर नहीं, और। इसके बाद और, अस, और आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ये वी का परिवार है। यू का परिवार देखिए, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ भी होता है एक के लिए, और बहुवचन के लिए योर सेल्व्स। इधर भी कुछ परिवार है, इनको देख लीजिए, मिल लीजिए। ही का परिवार क्या है, ही जो है, हिज दोनों में, हिम और हिम सेल्फ। सी में हर, हर्स, हर और हर सेल्फ, और दे में होता है देयर, देयर्स, देम और देम सेल्व्स, बहुवचन में देम सेल्व्स हो जाएगा। तो ये बच्चों चार्ट आपका था प्रोनाउन को चेंज करने वाला चार्ट का नियम। प्रोनाउन को मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सर्वनामों में परिवर्तन होता है, और वो किस नियम से होता है, किस आधार पर होता है, उसको मैंने बताया कि अगर क्या फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन के, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होंगे। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होंगे तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज मतलब नहीं बदलते। उसी को मैंने एक बने फार्मूला आप समझ लीजिए, SON by 1 2 3, ठीक, इसको बनाने का प्रयास किया है। और पूरे जो आपका प्रोनाउन परिवार है, आपका सर्वनाम का परिवार, आई, बी, यू, ही, सी, दे, इसको मैंने यहां पर शो करने का प्रयास किया है। अब चलते हैं चार्ट नंबर 2, चेंज इन टेंसेज और मॉडल्स। मैंने सेंटेंस के टेंसों में परिवर्तन कब होता है, तो एक थोड़ी सी बात बता दो। जैसे अभी मैंने इसके पहले बताई कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब
ठीक, प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो उस ऐसी स्थिति में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है कोटेशन मार्क के अंतर्गत, उस सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता, सर्वनाम केवल बदलते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि टेंस में परिवर्तन होता है, तो टेंस में परिवर्तन तब होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच क्या पास्ट टेंस में होती है। ये पास्ट टेंस के लिए है, ठीक। रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब जब पास्ट में होगी तो ऐसी स्थिति में हमको क्या कोटेशन मार्क के या यूं कहिए कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस भी बदलना पड़ेगा। तो वही है इसमें चेंज इन टेंसेज एंड मॉडल्स। तो अब ये देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस डू डज वाला ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा डिड में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव वाला है पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन हैव बीन ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन में चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट के चारों होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों के चारों अपने पास्ट में बदल जाएंगे। प्रेजेंट वाला प्रेजेंट में, पास्ट वाला मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में लगातार मतलब क्रम से बदल जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। और आगे देखिए कुछ यहाँ पर नहीं आया था, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य अगर है डिड वाला तो वो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर वाला है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन में चेंज होगा। ठीक है, ये 6 में परिवर्तन होता है, 6 वाक्यों में परिवर्तन होता है। ठीक, चारों इंडेफिनिट प्रेजेंट के चारों किसमें पास्ट में परिवर्तन हो गए। और पास्ट इंडेफिनिट यदि है तो पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। ठीक, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये दोनों जो आपके पास्ट के बचते हैं, इनमें सामने लिखा हुआ है नो चेंज, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अभ्यास जब हम करेंगे आगे वाक्यों को लेकर के तो जानकारी आपको मिल जाएगी। एक चीज और यहां पर देखिए, फ्यूचर टेंस विल, फ्यूचर टेंस की बात बता रहा हूं मैं आपको। फ्यूचर टेंस में यदि विल है और कंडीशनल सेंटेंस है आपके, ठीक, तो उसमें विल को वुड में चेंज कर देते हैं। विल को किस में चेंज करते हैं? वुड में चेंज करते हैं। मॉडल की बात देख लीजिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किस में कौन परिवर्तन होता है? तो शैल को शुड में चेंज करते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को या तो मस्ट में बदलिए या हैड टू में बदल दीजिए। मस्ट को मस्ट में भी बदल सकते हैं या हैड टू में चेंज कर सकते हैं, और हैज टू हैव टू को दोनों को हैड टू में बदल देंगे। क्लियर? ये तो मॉडल की बात हो गई। अब आ गए हम चार्ट नंबर 3 में। चार्ट नंबर 3 में क्या है? चेंज इन एडजेक्टिव एडवर्ब टाइम, मतलब विशेषणों में कैसे परिवर्तन होगा, क्रिया विशेषण में कैसे परिवर्तन होता है, और टाइम सूचक जो आपके शब्द होते हैं, समय सूचक शब्द, उनमें किस प्रकार का परिवर्तन करते हैं, ये चार्ट नंबर 3 में आपको देखने को मिलेगा। जैसे दिस को दैट करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि मैं कह रहा हूं कि दिस को दैट करेंगे तो आप सोचे कि दैट को दिस भी कर सकते हैं। नो, इधर से उधर होगा, उधर से इधर नहीं होगा। दिस को दैट करेंगे, दिस डे को दैट डे में करेंगे, दिस को दोज में करेंगे, दिस डेज को दोज डेज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में। और देखिए, यस्टरडे बीता हुआ कल, तो द डे बिफोर में बदलेगा आपका। किसमें? जब आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे। टुमारो को द फॉलोइंग डे में बदलिए, या द नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। टुमारो माने आगे आने वाला कल ना, तो उसको नेक्स्ट डे में बदल दीजिए या फॉलोइंग डे में बदल दीजिए। लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर, नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर, टू नाइट को दैट नाइट में, और अगो को बिफोर में बदलिए या अर्लियर में बदलिए। अगो माने पहले, इसको आप किसमें? बिफोर में भी बदल सकते हैं और या तो अर्लियर में भी चेंज कर सकते हैं। ये आपका तीसरा चार्ट था जो एडजेक्टिव एडवर्ब और टाइम से संबंधित था कि किस प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं। अब हम चार्ट नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। इसमें 3 प्रकार के वाक्यों जिसमें हम डायरेक्ट से डायरेक्ट में परिवर्तन करेंगे, तो क्या क्या सेंस उसके होते हैं, क्या क्या कुछ हम उसमें उपयोग करेंगे,
उसका एक नमूना यहाँ पर आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। पहला है इंपरेटिव सेंटेंसेज। इंपरेटिव सेंटेंसेज होते क्या है? ये आदेशात्मक, निवेदन सूचक या तो फिर सुझाव सूचक। इसमें आदेश भी दिया जा सकता है, निवेदन भी किया जा सकता है, सलाह भी दी जा सकती है। उन्हीं को हम इंपरेटिव सेंटेंसेज कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि आदेशात्मक कहिए, निवेदन सूचक कहिए या सुझाव सूचक कहिए, लेकिन नाम इनका है आदेशात्मक वाक्य। तो इसमें देखेंगे ध्यान से, आपको सामने लिखा है टू ऑर्डर, ठीक, टू रिक्वेस्ट, टू सब में आपका लगा है, मैं एक में लगाया हूं, आप सब में मान लीजिए। टू ऑर्डर, टू रिक्वेस्ट, टू एडवाइज, ठीक। अब देखिए, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड या सेड टू हो, सेड होगा या सेड टू होगा, तो उसको किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में बदलेंगे या इंस्ट्रक्टेड में बदलेंगे। ये दोनों में से कोई एक आपका है। ये देखिए, सेड या सेड टू रहेगा इंपरेटिव सेंटेंसेज में, तो सेड या सेड होगा तो भी और सेड टू होगा तो भी ऑर्डर्ड में बदलिए या इंस्ट्रक्टेड में बदलिए। ठीक, समझ में आई बात? इधर देखिए, रिक्वेस्टेड में बदलिए, निवेदन वाली बात होगी, या तो अर्ज्ड में बदलिए। रिक्वेस्टेड और अर्ज वही है, आपके निवेदन है आपका। रिक्वेस्टेड में बदलेंगे या अर्ज्ड में बदलेंगे। फिर है सलाह वाले में, या तो एडवाइज्ड में बदल दीजिए और या तो सजेस्टेड में बदल दीजिए। ये दोनों में से एक है आपके। क्लियर? मतलब सेड या सेड टू रहेगा, तो यदि आदेश का भाव होगा तो ऑर्डर करिए या इंस्ट्रक्टेड करिए। अगर निवेदन की बात होगी तो रिक्वेस्टेड करिए या तो अर्ज्ड करिए। यदि सलाह की बात होगी तो एडवाइज्ड करिए या सजेस्टेड कर दीजिए, दो में से कोई एक। ये है इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात। अब हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो ये होते हैं विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य जिससे आश्चर्य प्रकट होता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इसमें क्या है भाई? तो एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, आनंद का भाव, एक्सप्रेशन माने भाव, सारो दुख का भाव, रिग्रेट पछतावे का भाव, एप्लॉज सराहना करने का भाव, मतलब एडमायर करने का भाव, वंडर आश्चर्यचकित होना या सरप्राइज होने का भाव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में दिखते हैं। ठीक, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है आपके। एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, सारो, रिग्रेट माने पछतावा, एप्लॉज सराहना करना, वंडर यानी आश्चर्यचकित होना, वही सरप्राइज है आपका। तो अब इसमें क्या करेंगे? सेड या सेड टू रहेगा तो उसको किस में बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड पहले लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लेम्ड। कोई भी भाव रहेगा, जॉय का रहे, सारो का रहे, रिग्रेट का, ऊपर बताए गए किसी वाक्य का भी रहे तो एक्सक्लेम्ड विथ, ऐसा यहां तक लिखेंगे। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सारो, एप्लॉज, है ना, वंडर, सरप्राइज, रिग्रेट एटसेट्रा। इनमें से किसी को भी जोड़ दीजिए, जो भाव रहेगा उसको जोड़ देंगे। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सारो, एप्लॉज, वंडर, सरप्राइज एटसेट्रा। ठीक, ये तो हुआ एक्सक्लेमेटरी का। और अंत में आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में, जिसको कहते हैं हम इच्छा सूचक वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा व्यक्त होती है, भगवान करे उसका भला हो, आपकी उम्र लंबी हो, ये इच्छा बोधक वाक्य होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें मंगल कामना की जाती है, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, ऐसा बोलते हैं ना, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज की भी नरेशन हमको बदलने को आएगी। तो इसमें देखिए क्या होता है भाई, या तो हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किससे करते हैं? गॉड से करते हैं, विश करते हैं, वेड करते हैं। अब इसमें क्या है? सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? या तो प्रेड में बदलेंगे या विश्ड में बदलेंगे या तो फिर बेड में बदल देंगे। प्रेड, प्रे का प्रेड हुआ, विश का विश्ड हुआ और बेड का बेड हो गया आपका। बेड, बिडन। ठीक है, तो ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज आपके हैं,
जिनको हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, उसमें टू प्रे का भाव, विश का भाव, बेड का भाव, लेकिन सेड या सेड टू जो रिपोर्टिंग स्पीच में आता है उसको हम प्रेड, विश्ड या बेड में चेंज कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक प्रारंभिक जानकारी के रूप में मैंने आपको तैयार करने के लिए कि आप आगे जब हम वाक्यों को बनाना प्रारंभ कर देंगे, चाहे वो सिंपल सेंटेंसेज की बात हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी की बात हो, ऑप्टेटिव की बात हो, इसके लिए ये पृष्ठभूमि है आपकी, ये बैकग्राउंड है आपका, इसको रट्टा मारिए। ये आपको जब रटा जाएगा तो फिर आप यूज अपने आप निकलते हुए आ जाएगा, यूज करने लगेंगे आप। इसलिए 4 चार्टों में मैंने जो पहले वीडियोज में मैंने जब समझाया, बताया, उस समय किया था मैंने प्रारंभिक जानकारी के रूप में 4 चार्टों में नंबर 1 चार्ट में है चेंज ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन का परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे, चेंज ऑफ टेंसेज एंड मॉडल्स, नंबर 3 चेंज इन एडजेक्टिव एडवर्ब्स एज वेल एज टाइम्स, एंड 4th में इंपरेटिव सेंटेंसेज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में क्या सेंस निकलते हैं और किस प्रकार से सेड या सेड टू को हम चेंज करते हैं, उसकी जानकारी मैंने यहाँ पर देने का प्रयास चार्ट के माध्यम से किया है। ये पूरी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर से मैं एक बार पूरी चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, आराम से आप देख सकते हैं। नंबर 1 चार्ट आपके सामने है चेंज ऑफ प्रोनाउन का, ये देख लीजिए आप, ये यहाँ तक है। नंबर 2 में आप देखिए चेंज इन टेंसेज एंड मॉडल्स, तो ये इतना ये आपको दिखा। इसका शेष भाग ये है आपका, इसको देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको, ठीक। इसके बाद चार्ट नंबर 3 में चेंज इन एडजेक्टिव एडवर्ब्स एज वेल एज टाइम्स, ये हो गया आपका क्लियर, ये देखिए। और चार्ट नंबर 4 में इंपरेटिव सेंटेंसेज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेज के सेंस क्या होते हैं और सेड या सेड टू को हम किस प्रकार से चेंज करते हैं, उसकी जानकारी चार्ट नंबर 4 में आपको दी गई है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इसको आप समझेंगे, नोट डाउन करेंगे और रट्टा मारना, मैं बोल रहा हूँ कि रटिए, नहीं तो फिर अब आप जानिए, अब वो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा उसमें। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे क्या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे, सिंपल सेंटेंसेज होंगे तो कैसे बदलेंगे और क्या क्या होंगे, इन सभी नियमों को लेकर के बहुत आसान हो जाएगा नरेशन को बनाना, प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में बनाना बहुत आराम से आप बना पाएंगे। तो चलिए इसको यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इसी को आगे बढ़ाएंगे, रिवीजन। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।